हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव श्रीवास्तव पीसीएस साथी चैनल पर आपका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आपके पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आज का जो वीडियो है वो खासकर बनाया गया है पीसीएस मेंस जो कि आने वाले 3 महीने के बाद होने वाला है। ठीक है, तो जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है मेंस लिखने का, देने का, उसी के बेसिस पर ये मैंने वीडियो बनाया सो दैट कि आपको जो हेल्पफुल लगे वो आप मेंस आंसर राइटिंग में आप उसको यूज कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप देखें पीसीएस प्री क्लियर करने से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जो आप मेंस में आप मार्क्स स्कोर करोगे ऑन दैट बेसिस आपको ही उसमें एसडीएम और डीएसपी ये सारे जो आपके डिजिग्नेशन है वो मिलते हैं। ठीक है, तो मेंस जो है सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट स्टेप है। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ठीक है, तो ये आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे ठीक है, जो रेलेवेंट जो टॉपिक चल रहे हैं, जो करंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं ठीक है, उसी को आधार बनाते हुए स्टैटिक और करंट पर बेस्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये वीडियो रहेगा वो आपको जो एक थॉट प्रोसेस होता है, जो आप क्वेश्चन देखते हो ठीक है, क्वेश्चन देखते हो और उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ठीक है, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, वो चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि वो आप डेवलप कर सकें। ठीक है, जिससे कि आप जब जाएंगे मेंस पेपर देने में ठीक है, वो आपको वहाँ पर परेशानी नहीं होगी और आप ऑलरेडी आप ये समझ जाएंगे क्वेश्चन पढ़ने से कि आपको किस तरीके से उसको टैकल करना है उस क्वेश्चन को। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है ठीक, वो क्वेश्चन ये है कि आर्थिक मंदी रिसेशन क्या है, वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी चुनौती भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मंदी की समस्या को किस तरह काबू किया जा सकता है, अपनी राय दें। ये मैंने जो लास्ट अभी आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि जर्मनी में इस समय न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि जर्मनी क्या है कि वो मंदी जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो मंदी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन जो आते हैं इकोनॉमिक्स के ठीक है, उसी को मैंने ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, जिससे कि आपका जो स्टैटिक पार्ट है और साथ में जो करंट, दोनों को मैंने मर्ज करने की कोशिश किया है और उसको किस तरीके से डील करेंगे ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो से आपको एक फ़ायदा, ये सबसे बड़ी फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पर सीखेंगे किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। ओके, जो ये थॉट प्रोसेस आ जाएगा तो आप जब 20 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करने जाओगे मेंस में तो उसमें ये होगा कि मैक्सिमम 16 to 17 क्वेश्चन जो होंगे उसके आपके पास फैमिलियर होंगे, जो आप अटेम्प्ट करने लायक होंगे। लेकिन जो रेस्ट 3 और 4 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको उसको भी अटेम्प्ट करना, उसको तो आप छोड़ोगे नहीं। तो उन 3 या 4 क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करना है सेंसिबली कैसे अटेम्प्ट करना है सो दैट कि आप जो ठीक है उसमें भी आप 2 से 3 मार्क्स आप स्कोर कर सको। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी ले लो चाहे यूपीपीएससी ले लो, सब में ये वैलिड होता है कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको आते नहीं उसमें भी आपको कुछ एक सेंसिबल आंसर लिख कर आना होता है सो दैट कि आपको जो एग्जामिनर है वो 2 से 3 मार्क्स दे सके। ठीक है, तो आप देखें ये जो क्वेश्चन है इसी जो करंट टॉपिक चल रहा है ठीक है, उसी पर बेस्ड मैंने ये बनाया हुआ है। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि इसके 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। पहला पूछा है कि आर्थिक मंदी रिसेशन क्या है ठीक है, और इस मंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर थर्ड जो है वो पूछा है कि किस तरीके से इसे काबू में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें ही आपको ये बता दे रहा है कि आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, रूपरेखा क्या होना चाहिए आंसर का। ठीक है, तो भी अब देखें आगे कि जो स्ट्रक्चर पार्ट है, स्ट्रक्चर पार्ट में पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको एक ये जब आप एमएनसी आंसर राइटिंग आप करने जाते हो तो उसमें ये हर किसी ने आपने सुना होगा, जो टॉपर्स हैं या फिर जो भी टीचर हैं वो सारे ये आपको सजेस्ट करेंगे कि 3 पार्ट में आपका आंसर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन,
बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का ये होता है कि इंट्रो में आपने बता दिया कि हाँ ये क्या आप उसमें बताने वाले आगे का। ठीक है, जैसे मूवी में होता है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद मिडिल पार्ट, फिर एंडिंग पार्ट। ठीक है, उसी तरीके से इसमें आपको इंट्रो में बता देना है कि हाँ आप आगे करने वाले क्या हो। ठीक है, आप आगे क्या बताओगे। ठीक है, तो ये हर एक क्वेश्चन में वैलिड होता है। ठीक है, तो अब देखें जो ये स्ट्रक्चर पार्ट है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर पार्ट में जो इंट्रो करना है हमको, वो इंट्रो हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला वाई पोर्शन को, मतलब कि क्यों, ठीक है, एंड व्हाट। ठीक है, अब वाई एंड व्हाट क्या है। अब इसमें अगर देखा जाए तो केंद्र बिंदु जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन का केंद्र बिंदु है आर्थिक मंदी, रिसेशन। तो अब रिसेशन के बारे में हम जो इंट्रोडक्शन हमें देना है, ठीक है, उसको हम दो तरीके से दे सकते हैं, वाई एंड व्हाट पार्ट में। ठीक है, वाई मतलब आखिर में रिसेशन का क्या है, क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका रेलेवेंस क्या है, प्रासंगिकता क्या है इसकी। ठीक है, वो पार्ट हम दे देंगे, बता सकते हैं। या फिर हम सीधा सीधा जो रिसेशन का जो एक डेफिनेशन है उसको हम बता सकते हैं इंट्रो में, और इन दोनों में से एक करके हम आगे बॉडी की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि जो वाई पार्ट है, ठीक है, अगर मैं वाई पार्ट पे बात करूं कि हाँ रिसेशन का क्यों ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रासंगिक क्यों है, रिसेशन मंदी क्यों है, तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप देखो कि पहली बात, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसका एक रिपोर्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, उसमें उसने बताया है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है, जो विश्व में की जो अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वो 2022 में 3.2%, ठीक है, से बढ़ेगी। ठीक है, और आने वाले साल में, सॉरी 2022 में, ये लास्ट ईयर का था, 3.2%। ठीक है, 3.2% जो है 2022 में है। ठीक है, और जो इस साल होगा, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आईएमएफ, वो होगा 2.7%। ठीक है, 2022 में 3.2% एंड 2023 में 2.7%। ठीक है, इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने भी सिमिलर रिपोर्ट जारी किया है, उसने भी यही प्रिडिक्शन किया है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें हम कमी देखेंगे। ठीक है, और अभी हाल की न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जर्मनी में रिसेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये रिसेशन आ क्यों रहा है। ठीक है, अब ये रिसेशन आ क्यों रहा है, इसके भी दो रीज़न हैं, जो पॉसिबल रीज़न है। पॉसिबल रीज़न ये है कि पहला जो रीज़न है वो है कोविड। अभी आपको मालूम होगा कोविड ने, ठीक है, कोविड महामारी ने किस तरीके से विश्व में हाहाकार मचाया हुआ था। उसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था जो थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वो ठप हो गई थी। तो अभी भी रिवाइव करने में, ठीक है, अभी भी रिवाइव करने में, जैसे आप श्रीलंका में देख रहे होंगे, ठीक है, ये सब चाइना में देख लो या अमेरिका में देख लो, अब सब ये सब क्या है कि मतलब जो भी वहाँ पे जो इकोनॉमिकली जो अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो कोविड महामारी थी उसकी वजह से भी है। ठीक है, तो कोविड एक रीज़न हो सकता है, और दूसरा जो है रशिया यूक्रेन वार। ठीक है, जो कि आपको मालूम है कि लास्ट ईयर 2022 से स्टार्ट हुआ है रशिया यूक्रेन वार, और अभी भी स्टिल ऑन गोइंग है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, रशिया यूक्रेन वार में, रशिया में आपको मालूम होगा एनर्जी सप्लाई जो है वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर इन अदर वर्ड्स में कहूँ तो रसिया जो है एनर्जी सरप्लस कंट्री है। ठीक है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और आपको मालूम है कि अगर एनर्जी रहेगी तभी आपकी जो इकॉनमी है वो इकॉनमी उसी पर रन करती है। ठीक है, अगर आपकी इकॉनमी को अच्छे से रन कराना है तो एनर्जी पे ही वो, क्योंकि आपकी कोई भी मशीन हो वो एनर्जी पे रन करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये दो पॉसिबल रीज़न है, कोविड एंड रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, आप इस तरीके से इसमें इंट्रो में डाल सकते हो, और आप ये कर सकते हो कि ये आप वाट पोर्शन जो है, वाट पोर्शन में बता सकते हो कि हाँ रिसेशन क्या है। तो रिसेशन क्या है, जो निगेटिव जीडीपी है, जो सकल विकास उत्पाद जो है, अगर ऋणात्मक हो लगातार 2 तिमाही, तो उसे हम मंदी कहेंगे। ठीक है, रिसेशन कहेंगे। ठीक,
अब इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स बता दो आप कि इससे क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो मनी होता है, जो पैसा होता है, उसकी वैल्यू जो होती है घटती जाती है, ठीक है। बट जो रिसेशन होता है उसमें जस्ट उसका अपोजिट होता है, तो मनी जो है कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। मनी कॉस्टली हो जाता है जिसकी वजह से आपका सप्लाई और डिमांड का जो चेन होता है इकॉनमी में वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जब लोगों के पास जब लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। जो लोग रिसेशन में क्या होता है, लोगों की जो रोज़गार हैं वो छिन जाते हैं, ठीक है। बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें जब लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड नहीं रहेगा, डिमांड नहीं रहेगा तो सामने से सप्लाई नहीं आएगी, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको एक इंट्रो जो है आप फ्रेम कर सकते हैं, ठीक। अब नाउ ऑफ दिस क्वेश्चन कि वैश्विक आर्थिक मंदी में कैसे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अब क्या हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था पे, उस पोर्शन को अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, देखें। पहला ये देखिए, ये बॉडी पोर्शन में अब आ गए, हमने इंट्रो कर लिया, बॉडी पोर्शन में हमारे। तो पहली बात, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, ठीक है। और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम 2047 में, ठीक है, हम एक विकसित देश का जो उपाधि है जो उसको हम अचीव करना चाहते हैं, हम एक विकसित देश कहलाना चाहते हैं 2047 में। अब 2047 में अगर हमें डेवलप्ड कंट्री कहलाना है तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हमारी जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसको 8% की दर से हर साल ग्रो करना है। अगर 8 से 7% हो गया तो हम वो जो विकसित देश का जो हमारा सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि हमारी जनसंख्या, अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि चाइना को हमने सरपास कर दिया है, ठीक है। हमारी जो जनसंख्या इस समय राइट नाउ 140 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आप देखें कि जो आर्थिक मंदी होगी, जो वैश्विक आर्थिक मंदी होगी, वो किस किस तरीके से इंडिया की जो ड्रीम्स हैं, जो एस्पिरेशन है, उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ओके, नाउ निगेटिवली जब इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, हमने तो ये डिस्कस कर लिया, इसको थोड़ा सा आप और एलाबोरेट कर लेना, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर लोगे कि जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, वो डेमोग्राफिक बर्डन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज जब मंदी आएगा तो कोई उनको एम्प्लॉय नहीं करेगा। जैसे कि हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से जो यूथ्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड वो डेमोग्राफिक बर्डन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आप उसको थोड़ा एलेबोरेट कर लेना बॉडी में। आफ्टर दैट नाउ अब जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, देखें, क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है कि मंदी की समस्या को किस तरीके से काबू किया जाएगा, अपना राय दें, ठीक है। तो अब उसको हमें क्या करना है, उसको भी बॉडी का पार्ट बनाना है। अब उसमें हम क्या करेंगे, पहला हम करेंगे नीति आयोग रिपोर्ट, जो 3 साल का उन्होंने जो एक रिपोर्ट दिया है, ठीक है, नीति आयोग का, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सजेशन दिए हैं, ठीक है। उसको आप पढ़ें, उसको आप उसमें से, ठीक है, पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इकोनॉमिक सर्वे में भी आप देखोगे कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि डिजिटाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, और फिर जो लेबर फोर्स जो है इंडिया की, उनको किस तरीके से स्किल्ड करना है, ठीक है। और किस तरीके से हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाने हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गए, ठीक है, या फिर फुटवियर के, ठीक है। भाई आप देखोगे रिसेंटली की जो बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो जो अच्छा कर रही है, वो बिकॉज ऑफ जो फुटवियर का जो उनकी मार्केट जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी अच्छी हो गई, जिसकी वजह से वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इकोनॉमिक सर्वे ने भी सजेस्ट किया था कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको स्किल्ड करने की ज़रूरत है, और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को भी और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा उनको नर्चर करने की ज़रूरत है, सो दैट कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और अब देखें वही सेकंड फर्स्ट में भी बात हुआ है लेबर इंटेंसिव सेक्टर, ठीक। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, स्टार्टअप कल्चर, ठीक है। अब स्टार्टअप कल्चर में आप देखोगे कि जिस तरीके से स्टार्टअप, जैसे कि आप क्या है कि अभी इस समय आत्मनिर्भर भारत का जो चल रहा है, उसमें क्या है कि अभी हमें क्या करना है, जॉब सीकर नहीं बनना है,
ठीक है। जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। अब जॉब क्रिएटर कैसे होगा, जब आप नए नए स्टार्टअप्स लगाओगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रमोट कर रही है, ठीक है। अब चाहे आप स्टैंड अप इंडिया कर लो, चाहे स्टार्टअप इंडिया कर लो, ठीक है। और अभी देखो आपकी पीएम श्री, सामर्थ, रैंप, पीएम कौशल विकास योजना, ये सारे जो हैं पार्ट एंड पार्सल हैं, जिससे कि हमारे स्टार्टअप जो है वो और ज़्यादा ग्रो करें, ठीक है। स्टार्टअप कल्चर को हमें और ज़्यादा बूस्ट करना है। थर्ड पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। अब इसमें क्या है कि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर जो है वहाँ सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स हमारे एम्प्लॉयड है, ठीक है। लेकिन हमारा जो इकॉनमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो इन कंपैरिजन टू सर्विसेज लेस है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि जो फूड क्रॉप्स हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन करना है, सो दैट कि जो फार्मर्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जब रिटर्न मिलेगा उनको, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें जो फूड ग्रेन्स हैं उनको एक्सपोर्ट भी करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़िया होगा, ठीक है। तो अब डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आप देख रहे होगे कि ये 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ठीक है। तो मिलेट्स का हम पैदावार का जिस तरीके से हम वो कर सकते हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्रणाम जैविक खाद के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं कि जैविक खाद यूज करें, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सो दैट कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी का जो इशू है वो हम उसको रिजॉल्व कर सकें, उसको उस समस्या का समाधान कर सकें, ठीक है। अब नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इसमें क्या है, पहले आपने सुना होगा कि रेड टेपिज्म, जहाँ पे कि कोई भी अगर प्रपोजल जाता था गवर्नमेंट ऑफिस में तो वहाँ पे वो बहुत पेंडिंग रहता था, 4 साल 5 साल तक उसको क्लियरेंस नहीं मिल पाता था। अब जो रिसेंट की जो गवर्नमेंट है उसका इनिशिएटिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें वो कहती है कि एक सिंगल डोर, ठीक है, सिंगल डोर क्लियरेंस की बात करती है, जहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे ही सारा आपकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है आपको वहाँ पे क्लियर करने को कर दिया जाएगा, सो दैट कि आप अपना जो स्टार्टअप लगाना है, जो भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी आपको करना है बिजनेस, वो सारी चीज़ें ईजी वे में हो सके, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम करेंगे अच्छा, तो ऑब्वियसली लोग एम्प्लॉयड होंगे और जो स्टार्टअप कल्चर जो है हमारा और अच्छा उसको बूस्टअप मिलेगा, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है, सेंट्रल बैंक एज अ सेंट्रल बैंक, उसका ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो रिसेशन के अगर कहीं से भी उसको सिम्टम्स लग रहे हैं इकॉनमी में, तो वो उसको कंटेन कर ले, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि जिस तरीके से मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी जो कि 2016 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो उसमें 6 मेंबर्स हैं, और इस एमपीसी जो मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अगर इकॉनमी में जो मुद्रास्फीति की अगर समस्या है या फिर रिसेशन की समस्या है, तो उसको आने से पहले ही हमको मेजर्स ले लेने हैं, सो दैट कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मुद्रास्फीति या फिर रिसेशन के दौर से ना गुजरे। तो उसके लिए क्या कर सकती है आरबीआई, सीआरआर, एसएलआर, उसके पास जितने टूल्स हैं, ठीक है, वो उसको यूज कर लेगी, सो दैट कि हमारी ये समस्या जो है रिसेशन की वो ना हो पाए, ठीक। अब सिक्स पॉइंट इज एक कीन्स, ठीक है। कीन्स जो हैं एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उनका कहना था, ठीक है, उनका कहना था कि स्टेट जो है, जो राज्य जो है, ठीक है, उसको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए, ठीक है। रिसेशन के दौर में स्टेट का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि जब वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाता है तो जो लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयड करता है, लोगों के पास पैसे जाते हैं, जब पैसे जाते हैं तो वो सामान खरीदते हैं, जब वो सामान खरीदेंगे तो डिमांड और सप्लाई की जो एक चेन है वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कीन्स मॉडल भी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और नाउ द सेवंथ पॉइंट इज हमें फिजिकल डेफिसिट जो है उसको भी कम करना है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट हम कम कर लेंगे तो कल को अगर मान लो ऐसे समस्या आती है, तब भी हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और हम रिसेशन से बहुत ही अच्छे तरीके से निपट सकेंगे, ठीक है। तो आप इंट्रो ये बॉडी ये हो गया। अब कंक्लूजन में आप ये कर सकते हो कि हाँ, अभी जो रिसेंट की जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है वो सारी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है।
चाहे आप स्टार्टअप का ले लो, चाहे जॉब डूइंग बिजनेस का ले लो, ठीक है, चाहे पीएम मित्र पार्क ले लो टेक्सटाइल्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी जो है वो उसी डायरेक्शन में है, सो दैट कि हमारी जो इकॉनमी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाए और 2047 तक हम एक विकसित राज्य, एक विकसित देश बन सकें, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप ये डाल दो, बस ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ठीक है। आपको ये करना, आपको इतने डायमेंशन में सोचना है, ठीक है, और कोशिश करना है कि ये डेली की जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन बनाओ और कोशिश करो कि उसी पर आप एक इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में आंसर लिखने का, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहाँ तक ही। आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और आप क्या क्या इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये जो है, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो मेरे समझ के अनुसार बताएं। अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं तो भी वो कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो या इनिशिएटिव कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा कि इसमें क्या और किया जा सकता है वो भी बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो 3 महीने का आपका समय है उसमें आपको जो आंसर राइटिंग की जो बहुत बड़ी दुविधा रहती है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक, नेक्स्ट हम लेकर आएंगे कुछ जो रिसेंट में जो चल रहे होंगे टॉपिक, चाहे GS1 का हो, चाहे GS2 का, GS3 का हो, या GS4 का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम इंटर बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में देखेंगे और क्या क्या पॉसिबल उसमें हम पॉइंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगेन थैंक यू। बॉक्स में बताना आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको समझ में आता है वो बताना ज़रूर, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।